इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। सर, नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रिस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में। उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया। ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वो ही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है। कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो। तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई, आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को। ये बोल दिया कि नहीं, सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कर रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, मिनिस्टर होता है। बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको खत्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए एमपी कैटेगरी का और बार काउंसिल का। आप नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप वक्फ बोर्ड का एक्ट देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है, मैं उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल के लिए ले सकता हूं। जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूंगा उसमें, तो मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लूंगा। इनकी नीयत खराब है उसमें। फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हिंदू वक्फ? हिंदू वक्फ कर सकता है, वो मुतवल्ली भी बन सकता है, मगर आप हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, उसको खत्म कर रहे हैं और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेके देयर शेल बी, शेल का मतलब मैंडेटरी अंग्रेजी में, 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं,
वो पढ़ते नहीं है। ऑलरेडी महिला का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अब ये बोल रहे कि 2 बनाएंगे। अभी जो प्रोविजन है एटलीस्ट 2, यानी 2 से बढ़ सकते, आप 2 कर दिए खाली उसको। वक्फ का एक ट्राइब्यूनल है। अब ट्राइब्यूनल में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इसका डिसीजन फाइनल होता है। भाई एनजीटी ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 14 ट्राइब्यूनल है जिनका डिसीजन फाइनल होता है। अपील नहीं कर सकते। भाई ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। अपील करने से तो लाखों केस कोर्ट में है, और रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है। तो ये वक्फ के फेवर में नहीं है। फिर इसमें आपने एक कानून लेकर आए। अभी कानून क्या है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचता है, उसको 2 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है कि तेरे को 2 साल नहीं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। तो वक्फ के मफाद में क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल है, वक्फ का ट्राइब्यूनल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज सीजे अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के, एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट पर्सन। अब आप क्या करते हैं? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसे होगा? फिर अगर आपकी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर विल ऑर्डर एन इंक्वायरी। अच्छा, पेंडिंग इंक्वायरी और प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी, एंड द कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब? यानी आपके प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वक्फ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। भाई आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में जो काशी बोर्ड है, वहां पर तो क्लियर लिखा हुआ है कि ही हैज टू बी हिंदू। अगर वो हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबरशिप चले जाएगी। फिर आप देख लीजिए जाकर, आप ये जो आपका तमिलनाडु का एक्ट है, तेलंगाना का एंडोमेंट एक्ट है, आंध्रा का है, उड़ीसा का है, इसमें सब लिखा गया कि ओनली हिंदू विल बिकम द मेंबर। अच्छा, हिंदू की परिभाषा क्या है संविधान में? हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा मेंबर। अब मिसाल के तौर पर मुंबई में ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर है? सिद्धि विनायक है। गुजरात में सोमनाथ की मंदिर, वो भी ट्रस्ट में आता। वहां पर आप किसको बनाते मेंबर? आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है। मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में, ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं, हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक
मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। एक के बाद एक के बाद मैं कह नहीं जा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं। बोलिए आप कौन? हाँ, देखो मेरे भाई, सुनो एक हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल नहीं, सुन तो अरे भाई साहब, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो झगड़ा है सेबी के मैडम से, झगड़ा करो ना उससे। अरे सुन तो, अरे मेरे को जवाब देना मेरा काम है, तुम नहीं। देखिए, हम जवाब देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी, आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना, मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब यह है कि आप लोग झूठ चलाए, आपका झगड़ा सेबी से है। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना। अरे बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि खत्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया, महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप बैठ जाइए, आपको अपने क्या करें, उनको डिसाइड कर, आप कहीं बीच में उठे, आप ठहरो ना। सवाल ये कि निशिकांत दुबे एक एमपी है जिन्होंने जेपीसी के चेयरमैन को लेटर लिखा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने एक लेटर लिखा है जेपीसी के चेयरमैन को, कहा है कि 125 करोड़ जो ईमेल आए हैं वक्फ बोर्ड को लेके, इसके ज्योग्राफिकल ओरिजिनलिटी पे जांच की जानी चाहिए। इसके पीछे विदेशी ताकत या जाकिर नाइक जैसे लोग शामिल हो सकते हैं कि 125 करोड़ जो जेपीसी को सुनिए, मैंने इनिशियल रिमार्क्स में अपने कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है, जो भी निर्णय होगा, वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते। वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर्स डिसाइड करेंगे। वो लिखे हैं तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, इन तमाम कमेटीज में जो भी अंदर जो होता है वो हम नहीं बोल सकते। आप मेरे को चाह रहे हैं कि कोई लेटर लिखा चेयरमैन को, वो कमेटी का हिस्सा हो गया। अभी हम उसको कमेटी में बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो कमेटी का चेयरमैन तय करेगा, हम तय करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट में जो मालिक है, मैनेजर है, उसका नाम लिखने कहा है, कल ही आदेश आया है, क्या कहेंगे?
एक ऑर्डर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अब ये जो ऑर्डर निकाले हैं उसको मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी उस पर कोई मैं रिएक्शन दे पाऊंगा। सर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वक्फ की जायदाद है जिनके ऊपर कब्जा हुआ है और जो दूसरों के पास है, तो क्या अंबानी की जगह तो सुनिए, अभी देखिए, नहीं आप अच्छा आप पूछ लीजिए आप वहाँ। वक्फ बोर्ड की जो आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड जो रहे अभी तक का जो वक्फ बोर्ड बना या ट्रिब्यूनल बना, उसके रहते हुए सिर्फ बिजनेसमैन, सिर्फ बिल्डर लोग ने जो है पैसे कमाए, ना ही कि एक आम मुसलमान को कोई फायदा हुआ वो वक्फ की जमीनों से। अंबानी एक जो जिसपे एक नोटिस आएगी, जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा घर बना चुका है, उसके आपका क्या कहें? आप लोगों को गलत फहमी है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से या जो मुतवल्लियों से पीपल एट अवामुन्नास को एट लार्ज पब्लिक फायदा नहीं हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी गुलबर्गा को जाइए। गुलबर्गा में जो उस ख्वाजा बंदा नवाज के जो सज्जादे हैं मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी जिंदगी में आज से 50 साल 55 साल पहले उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था और मुसलमान लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए वो बंडी में, बैल बंडी में पर्दा लगाकर वो बंडी हर मुस्लिम घर को जाती थी ताकि वो मुस्लिम बच्चियां उसमें बैठकर आकर स्कूल में पढ़े। फिर उन्होंने स्कूल कायम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया, मेडिकल कॉलेज कायम किया। ऐसा आपको नेगेटिविटी मत दिखाइए, ये एक है। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स नहीं है। अगर मुझे किसी एनक्रोचर को निकालना है तो कलेक्टर को लिखना पड़ता मुझे। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीत भी जाता हूं तो मुझे ईपी फाइल करना पड़ता सिविल कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स मिलने चाहिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को दिए गए हैं, वो दीजिए और आप इन एनक्रोचर्स को निकालेंगे। अब जो एनक्रोचर्स है, लिमिटेशन एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं होता। अब इस बिल में नरेंद्र मोदी बोल रहे लिमिटेशन अप्लाई होगा, यानी जितने एनक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं उनको अब मालिक बनाना चाह रहे। अब रहा सवाल तीसरा जो आप यहां पर बड़ी बिल्डिंग का हवाला दिए, वो जो है वो आगा खानी वक्फ की है। अब मोदी जी आगा खानियों के लिए वक्फ बना रहे। हम चैलेंज कर रहे मोदी जी को, आगा खानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसमें कुरान पढ़ाना, यतीम खाना था, वो उसको 21 करोड़ में किसने बेचा और क्यों बेचा? और क्या वहां पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स ने लिखकर नहीं दिया था कि दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी? अभी भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये अगर आप पावर्स देखिए, सेक्शन 40 का पावर छीन लेंगे, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे, वक्फ बाय यूजर निकाल देंगे, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? फिर वक्फ बोर्ड के लिए तो नहीं किया जा रहा है ना, ये तो बड़े बड़े दौलतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। अखिलेश यादव वो नहीं पूछे अभी ने, बोले सर आप इंडिया जलील ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन हो ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो लेकिन प्रस्ताव दीजिए, खड़गे जी से बात करें, उद्धव जी से बात करें। एक बात आप बात करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है। मैं इतना ही कहूंगा, अब वो उनको डिसाइड करना है। इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए, इसमें आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई। इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से,
उनको आना चाहिए था। भाई ये तो MIM का फंक्शन नहीं था। ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले, इन लोगों को नहीं आते। तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में? मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूँ। अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में डटे हुए हैं। हाँ, उसका भी आगमन आज हुआ है। हम भी डटे हुए हैं। हम कहाँ डटे हुए नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जितना हम डटे हुए हैं उन तो वो तो हटे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, हम तो डटे हुए हैं। हाँ, अभी उनका सवाल हो जाए। आगामी विधानसभा निवडणूक के संदर्भ में आपकी कुछ रणनीति है क्या? आने वाले दिनों में आप आज आए हैं महाराष्ट्र? नहीं, अभी तो हमने हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है। हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया। हमारे 2 MLAs हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह धूलिया से। फिर शोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया। और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे अभी हम। नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे। मजलिस में आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट मैं- करेगी? और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि मुंबई अध्यक्ष लीजिए या तो फिर सीट लीजिए। हम- फैयाज खान के साथ में आपने वो नहीं किया। किसका? रईस लश्करिया का फैयाज खान के साथ में वही सवाल था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है नहीं। मिसाल के तौर पे हारिस पठान को लेकर जो है आपके खुद के मुंबई में नाराजगियां बहुत ज्यादा है। हाँ। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नाजिमा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरिए। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? भाई, अरे तुम बोलने तो दो ना, तो तुम आके बैठ जाओ, तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। हमेशा शिकायत हुई है कि इलेक्शन होता है तभी आप एक्टिव रहते हैं। नहीं, बाकी जो साल भर पाँच ना साल ना नहीं। एक मिनट। अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है। यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे ठीक पहले योगी गवर्नमेंट वोटर्स लिस्ट में से मुसलमानों के नाम काट रही है। एक ये सवाल, और दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में लेना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी पहले एक सवाल हो जाने दीजिए। दूसरा मौका नहीं देगी। नहीं, मैं नहीं, कहाँ भाग रहा हूं मैं? अखिलेश यादव वाला से पहले नहीं, अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना। आप डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं, आप नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम का बीजेपी नाम डाल रही है डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम।
कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहां पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहां से नाम काट रहे हैं वो दे दीजिए। मीडिया को बोल दीजिए कि इस विधानसभा में इतने नाम काटे गए मुसलमानों के, मगर नाम डलवाइए आप और करिए वो। सर मजलिस वो कहाँ पे? हाँ, नहीं, इस सवाल का जवाब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आपको देंगे। सर एक सवाल है, वो भाई नहीं पूछे, वो आप वो पीछे आपके जो है मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला। नहीं, जवाब दे दिए आप। सर बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने सोशल मीडिया पर फीडबैक किया बस वोट को लेकर 3 करोड़ 2 करोड़ सजेशन में आए, तो उन्होंने आरोप लगाया कि बस वोट की जो प्रॉपर्टी से है उसमें आईएसआई, चाइना, ये सब इन्वॉल्व है, जिसमें प्रॉपर्टी वो क्या बोल रहे? आईएसआई, चाइना, हाँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, किसके नाम पे कर रहे हैं वो लोग? किसके नाम पे कर रहे हैं? नहीं, किसके नाम पे तो करना नहीं, अरे मैं जवाब, किसके नाम पे तो करना पड़ेगा ना। क्या चाइना के नाम पे रजिस्ट्री होगी भारत में? नहीं, अरे वो बोल रहे हैं वो, अरे नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर रहे हैं। चाइना के नाम पे रजिस्ट्री तो नहीं होगी भारत में। हाँ, एक जगह पे हो गई, डेमचौक डेमसांग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना कब्जा करके बैठा है, ऑल वेदर रोड्स बना चुका है। चाइना वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बना रहा है अपनी आर्मी के लिए, ऑल वेदर, उसमें माने हीटिंग है, वहां पर खाने का इंतजाम है। हम आज भी चैलेंज कर रहे नरेंद्र मोदी को, अगर हम झूठ बोल रहे तो नरेंद्र मोदी आपको मीडिया के लोगों को लेकर जाइए डेमचौक डेमसांग में और सुनिए। 1 साल पहले एसपीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लद्दाख के पुलिस कमिश्नर ने कहा